This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू वही है जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत सेक्टर है, यानी यकीनन आप मेरी इस बात से पहचान गए होंगे, टेक्सटाइल एंड एपरल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। एपरल इंडस्ट्री तो एक वैल्यू एडेड सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो मेन कोर एक सेक्टर है और इससे एपरल फॉर्म। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिस शख्सियत को यहाँ मदऊ किया है, यहाँ ज़हमत दी है, आप हैं नक़ी बारी साहब। नक़ी बारी साहब चेयरमैन हैं बारी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के। और नक़ी साहब, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी, बल्कि पाकिस्तान के बनने से पहले 1944 में बनी है ये, यहाँ पर कराची में और दिल्ली में ये बनी थी। इसके अलावा आप नक़ी बारी साहब जो हैं चेयरमैन हैं टेक्सटाइल कमेटी ऑफ टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के, FPCI स्टैंडिंग कमेटी ऑन टेक्सटाइल अपैरल एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के जी। टेरी टावल्स से आपका ताल्लुक़ है, आपके एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल मेडअप्स के एक्सपोर्ट में हैं, आप बेड लिनन में हैं, किचन लिनन में हैं। और इसके अलावा सर, चूँकि आपका ताल्लुक़ वैल्यू एडेड से है तो आप पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की भी सरबराही कर चुके हैं, पाकिस्तान अपैरल फोरम के भी आप चेयरमैन रहे हैं। तो गर्ज ये कि टेक्सटाइल के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में एक, मैं अगर ये गलत ना हूँ तो एक काफ़ी बड़ा नाम नक़ी बारी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ आवरी का, आपका वक्त निकालने का। सवाल तो यकीनन टेक्सटाइल सेक्टर तो ऐसे है कि इसमें बेशुमार सवाल हैं। ठीक है, अब हम इस असाइन टाइम में जितना हम इसे कवर कर सकें इंशाल्लाह करेंगे। सर, अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब मैं वो इनिशियल से सवाल नहीं करता। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम सर, कि आपके बिज़नेस चैनल ने आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हम इसको लाइव डिस्कस करें और लोग आवाम को, पब्लिक को और दुनिया को पता हो कि हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है। बिल्कुल। और ये अपॉर्चुनिटी हमारे जो FPCCI ने जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया यहाँ पर आकर बात करने के लिए, तो हम ये भी एक FPCCI का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, ट्रेड का भी आ रहा है, एसोसिएशंस का भी आ रहा है और ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री का आ रहा है। बिल्कुल। तो मेरा तो मैं इनिशियल से गुफ्तगू शुरू नहीं करता, मैं आगे से बढ़ रहा हूँ कि इसलिए कि अब तो हमारे आवाम को भी इतनी आगाही हासिल हो चुकी है कि कौन से बुनियादी मसाइल हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एक किस्म का ह्यू एंड क्राई हर जगह टेक्सटाइल सेक्टर में मचा हुआ है कि डिफ़िकल्टीज़ इन डूइंग बिजनेस। तो अब इसमें यह है कि आप कारोबार कर रहे हैं तो यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू लाइक, जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई फेडरल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ इदारे हैं जो अपने आप को रेगुलेटरी बॉडी ज़ाहिर करके हैरेसमेंट फैला रहे हैं। तो वो कौन से इदारे हैं जो आपके एक स्मूथ फंक्शनिंग में रुकावट बन रहे हैं? जनाब डॉक्टर अतहर साहब, ये मसला है कि सारे इदारे हैं, फेडरल के भी, प्रोविंशियल के भी और लोकल भी। हर जगह से लोग कार्ड भेजते हैं, कोई नोटिस भेजते हैं और मीटिंग करना चाहते हैं, डायरेक्ट चाहते हैं कि भाई MD से हमारी मीटिंग कराएं, चीफ से मीटिंग कराएं या चेयरमैन से मीटिंग कराएं। और सबका मकसद जो है उनका, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, उसके अंदर उनका इंटरेक्शन करना और सब कुछ आना, कितने इदारे इसकी वजह से बंद हो गए कि वो दे कैन नॉट फेस इट। इवन ये कि ऐसे नोटिस भी आ जाते हैं कि हमने जो अपने वेंडर के पैसे देने हैं उनको न दें, टैक्स डिपार्टमेंट को हम दे दें, वो क्योंकि उनको वो बता दें कि ये उनमें डिफेक्ट्स हमको बताते हैं। जो उनका आपस का मामला है, हमारा उसका कंसर्न नहीं है, उसके अंदर भी मुश्किलात हैं। हर डिपार्टमेंट वो आता है और लेबर के अंदर 162 एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन हैं जिसकी वजह से उनका इंटरवेंशन होता है। तो वो फेस करना बड़ा तकलीफ दह अमल है। ये डिफ़िकल्टीज़ है और बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। हमारे यहाँ का कल्चर है रोको और रोक करके अपना एडवांटेज लो। तो ये कल्चर जो है ये इसने हमें किल कर दिया है। और इसके सामने आप देखें, दुबई जो है वो PIA के सामने इतनी बड़ी एमिरेट्स एयरलाइन बन गई, दुनिया की सबसे बड़ी। बिल्कुल। ये था कि हमारी रुकावटें थी, उनके यहाँ नहीं थी। उनकी इंडस्ट्री लग रही है रासिल खेमा में, टाइल की इंडस्ट्री लग रही है, फलानी इंडस्ट्री लग रही है, पानी आ रहा है वहाँ से,
दूध आ रहा है सऊदीया का, सारी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं या बिक रही हैं इस मार्केट में। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ मल्टीपल स्टेजेस पे। और हमारे यहाँ ये इंटरवेंशन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में नहीं है, इसको एनलार्ज नहीं कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि EOBI हो, सोशल सिक्योरिटी हो, लेबर लॉज हो, जो आपने EPZ को स्टेटस दे दिया है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी 80% एक्सपोर्ट्स है, उनको मैच करें उससे। ताकि हमारे पास ये इंटरवेंशन ख़त्म हो, हमारे पास इंटरवेंशन ख़त्म हो और ये रास्ते हम एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करें, माल बेचने की तरफ फोकस करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग की तरफ फोकस करें। तो ये हमारा वो होना चाहिए और इस पर बहुत ज़रूरी है कि ये हुकूमत तवज्जो करे, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट जो है बहुत बुरी तरीके से मुतासिर है। और हमारे यहाँ सिवाय टेक्सटाइल के और कोई भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एक्सपोर्ट ना इस्टेब्लिश हो रही है ना ग्रो हो रही है। अच्छा, ये आप देख लीजिए सर। इसमें अब एक और जो दूसरा मसला हमारे एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल नहीं सारे एक्सपोर्टर्स जो जिनको दरपेश है, वो काफ़ी अरसे हमारे इस प्रोग्राम में काफ़ी एक्सपोर्टर्स आते रहते हैं। तो एक मसला ये हो रहा है कि एक्सपोर्ट का रिफ़ंड जो है, कहते हैं कि 300 अरब रुपए एक्सपोर्टर्स के हैं, पैसा आपका है, आपकी कम्युनिटी का है, लेकिन हुकूमत के पास पड़ा है, जो रिफ़ंड के मुंतज़र हैं अभी। तो वो रिफ़ंड ना होने की वजह से एक्सपोर्ट में किस हद तक रुकावट पैदा हो रही है? देखिए, एक्सपोर्ट में बहुत सख्त रुकावट है। हुकूमत जो है साल से R&D, पहले जब R&D होता था जी, उसको उन्होंने उसमें अलाउ किया कि R&D जो है नई 2009-14 की पॉलिसी में बाकायदा पॉलिसी है कि पिछला R&D दिया जाएगा जी। उसका वो R&D 2009 से पहले का जो R&D था वो भी आज भी बाकी है। अच्छा। फिर उसके बाद उसके अंदर एक्सपोर्ट पे रीफाइनेंस सब्सिडी जो उन्होंने कमिट की थी कि 5% एक्सपोर्ट रीफाइनेंस होगा और उसका डिफरेंशियल जो है वो हुकूमत पे करेगी। अच्छा। हुकूमत ने सिर्फ 1.5-2 साल से ज़्यादा में वो पैसे नहीं दिए, 2012 से वो पैसे बाकी हैं। अच्छा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन उसके स्टेट बैंक को पैसे नहीं दिया और स्टेट बैंक ने उसको सर्कुलर नहीं इशू किया, लेकिन वो पैसे भी बाकी हैं। तो आप बताइए, जब आपने 5% पे एक्सपोर्टर से कमिट कर दिया कि आपकी कॉस्ट एक्सपोर्ट रिफाइनेंस की 5% होगी जी, और आपने कर दिया 7.5%, 9%, आप उसका डिफरेंशियल दे नहीं रहे। 2 साल दिया, फिर आपने नोटिफिकेशन इशू नहीं किया। 14 महीने आपने ड्रॉबैक ऑफ लोकल टैक्सेस के नोटिफिकेशन इशू किए और 14 महीने के बाद 60 महीने का आपकी कमिटमेंट था, 60 में से 14 निकाल दें, कितने बचे? 44 महीने बचे और 46 महीने बचे। तो आप नोटिफिकेशन ही इशू नहीं कर रहे हो। जो पैसे के क्लेम फाइल हो गए वो आज भी DLTL के पैसे बाकी हैं हुकूमत की तरफ। हमने कमिटमेंट कॉस्ट करके अपनी एक्सपोर्ट की है, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस सब्सिडी भी हमने कॉस्ट करके एक्सपोर्ट की है। तो देखिए, वो हमें कॉस्ट आ रही है। हुकूमत ने उस पर रियलाइज़ किया था कि ये जो है DLTL ड्रॉबैक लोकल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जो हैं ये है और इसको हमने वापस करना है, तो वो भी वापस नहीं किए। सेल टैक्स के RPO इशू हुए में 14 महीने से RPO इशू हुए में। RPO मीन्स टैक्स इज़ अप्रूव्ड एंड इशू द चेक। कानून में है कि 7 दिन के अंदर जो RPO इशू होने के चेक इशू हो जाना चाहिए। अच्छा। उसके अब 2000 अप्रैल तक के कमिटमेंट हुए कि ये देंगे आपको 30 अगस्त तक। अब 30 अगस्त तक एक दिन में तो नहीं देंगे सारे, बिल्कुल आज से देने शुरू करेंगे, बिल्कुल पेमेंटें शुरू होंगी, तो जाके 30 अगस्त तक आपकी पेमेंटें निपटेंगी। तो उसकी पेमेंटें शुरू हों ताकि हमें उसका रिलीफ मिले। और हम लोग उस बैंकों में मार्कअप भर रहे हैं, बाजार से माल उधार खरीद करके उसकी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, विच इज़ अनबिलीवेबल। जबकि आपके पैसे रखे हुए हैं वहाँ पर। जी, जबकि पैसे हैं, हमारे पैसे हैं और हुकूमत के पास है, और हुकूमत के पास रिकॉर्ड में मौजूद है, सारे क्लेम्स फाइल हुए हैं जी। तो हुकूमत इसको तवज्जो करे, देखे, क्योंकि हमें कैश करंट सीरियस है। और ये कैश करंट जो है, जो लोग, आपको पता नहीं है कितने लोग कारोबार से ख़त्म हो चुके हैं। जी सर, ये एक एवरेज ही आ रहा है कि रोज़ाना एक स्पिनिंग आपने कल के 9 अगस्त के अखबार में एप्टमा ने भी छापा है कि हमारी इंडस्ट्री इज़ डाइंग जी, और रोज़ाना एक स्पिनिंग मिल या डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री जो है बंद हो रही है। दिस इज़ फैक्ट, ये हो रहा है। और जो ख़त्म हो गए उनको आप रिवाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो तो आपने उनको वाइप आउट खत्म करा दिया। सिक यूनिट्स का इतना बड़ा मसला इतने तवील अरसे से चल रहा है, तो इसको क्या रिवाइव करेंगे? पहले करने वाले तो वो नहीं हुए अभी तक जी। अब उनको तो आप जिंदा नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। जो बचे हुए हैं उनकी आप सोचें कि भाई इनको बचा करके उनको ग्रोथ कैसे दें। रोज़ाना आप फ़ोन करें उन एक्सपोर्टर्स को, उन मैन्युफैक्चरर्स को, भाई आज आपकी सूरत हाल क्या है, आप सेहतमंद हैं, काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स हैं आपके पास, आपकी कॉस्ट सही हो रही है, आपको कोई रुकावट तो नहीं आ रही। तो हर चीज़ का TDP का काम
जो है वो डिपार्टमेंट 50% डिपार्टमेंट टेक्सटाइल को फोकस करे कि टेक्सटाइल में भाई आप, क्योंकि यही एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चर गुड्स की हमारी बची हुई है। बिल्कुल। तो रोज़ाना उनका हाल पूछे, जो कमाऊ पूत होता है ना घर के अंदर, तो उस कमाऊ पूत को माँ भी ख्याल करती है, बाप भी ख्याल करता है, और दूसरे जो अगर घर में लोग होते हैं तो उनकी इससे इज्जत कराई जाती है। सर अच्छा, ये एक्सपोर्ट का जो फंड गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी है एक्सपोर्ट का ये मतलब इतना लेने के लिए कि इसे रिफंड करने की ज़रूरत पड़े, जबकि एक्सपोर्टर्स का एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो है एक्सपोर्ट के प्रोसीड से डिडक्ट किया जाता है आपकी, और एक EMDF है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड, और EDF है। तो ये तो आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड से लिया जाता है और ये दे रहे हैं आप लोग एक्सपोर्टर, उसके बाद ये करने की क्या? सर मैं इसकी इब्तिदा बताता हूँ कैसी हुई थी। इसकी इब्तिदा ऐसे हुई थी, उस जब कोटे के ज़माने में हम हुकूमत से कहते थे कि भाई आप जाके सही लॉबिंग करें, नेगोशिएट करें और कोटा को ठीक कराएं ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होती रहे। तो उस वक्त हुकूमत ने हमसे कहा कि आप इसके अंदर लॉबिंग के लिए पैसे दे दें। तो हुकूमत ने सिर्फ टेक्सटाइल के लिए ये वो लिया था कि ये थोड़े से पैसे आप दे दीजिएगा और आपकी हम लॉबिंग पे हम खर्च कर देंगे। उन्होंने बढ़ा के पूरी एक्सपोर्ट पे भी लगा दिया, और जब ये कोटे का ख़त्म हो गया, लॉबिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपको ये इस पे आपने सब पे लगा दिया और आप ले करके अलग खर्च हो रहे हैं। आपको एक्सपोर्ट पे दुनिया में कहीं नहीं है। आप दुनिया का उठा के देख लें कि एक्सपोर्ट से कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं, सरचार्ज नहीं लेता सिवाय हमारे यहाँ पाकिस्तान में। इसको फौरी तौर से ख़त्म करें, और अगर आपको लेना है तो लग्जरी गुड्स पे लें, अगर लेना है तो, और ट्रेड अथॉरिटी उस पर चलाएं। जापान में भी आप देखें, दुनिया में देखें, जेट्रो जो चलती है वो एक्सपोर्टर्स के पैसे पे नहीं चलती। एक्सपोर्टर के पैसे पे अलग नहीं होते, और ये तो हम बियर ही नहीं कर सकते। एक ज़माने में, अभी थोड़ा सा बढ़ा है इनकम टैक्स, वहाँ पर बांग्लादेश में सिर्फ 0.25% इनकम टैक्स होता था। दैट वाज द फाइनल टैक्स। हमारी 1% वो दे रहे हैं हम इनकम टैक्स, और 0.25% हम दे रहे हैं EDF में, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज। तो ये पैसे हमारे पास ज़्यादा हो रही है, इसको फौरी तौर से हुकूमत ख़त्म करे और कहीं और से खुद दे या हुकूमत लगाए, कहीं और से वसूल करे, लेकिन हम पे ख़त्म करे। अच्छा, कुछ ये हमने अभी पहले भी सवाल किया था मैंने आपसे कि ये लेबर लॉज का, तो ये लेबर लॉज आप पर वही अप्लाई होते हैं जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में होते हैं? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में ना EOBI है, ना सोशल सिक्योरिटी है, ना लेबर लॉज है। क्यों? ये हुकूमत ने जब ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये दी थी और सही किया था। ठीक है। लोगों की शिकायतें थी कि हमारे यहाँ ये होता है, अच्छा जी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कर देते हैं। कि वो सही किया था और उससे उनको फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ जी, तो क्या आपसे वो बेनिफिट नहीं होगा उनको? हम उसके बराबर तो करें ना, जो हमारी अगर हमारी 80% जिनकी एक्सपोर्ट्स है जी, जो उनको फैसिलिटेट करें, उनको EOBI, सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉ से एग्जम्प्ट करें, उसमें हमें हुकूमत को ही फ़ायदा होगा, हमको ही फ़ायदा होगा कि इंटरनेशनल बायर्स जो हैं वो कहते हैं दिस इज़ योर लॉ, यू हैव टू कंप्लाई योर लॉ। अपने लॉ को उससे मैच कर दें, आप हमारी अपनी भी ज़िंदगी आसान करेंगे, हमारी भी ज़िंदगी आसान करेंगे। अच्छा, और हमें लोग, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं आकर के नौकरी करेंगे। इससे अगर मैं आके बढ़ूँ कि हुकूमत की, हम हमेशा सुनते हैं कि ये टेक्सटाइल पॉलिसी आ रही है, उसका ये प्लानिंग है और ये टारगेट है, कोई इस तरह से कोई आपकी प्लानिंग है कि एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है उसकी प्लानिंग करें कि ये करना पड़ेगा, उसके लिए ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ये प्राइवेट सेक्टर को करना पड़ेगा, BMR कराना पड़ेगा, फिर इसका इतना एग्जीक्यूशन कराना पड़ेगा, फिर इसके अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से गए कि आपको ये सहूलत देनी पड़ेगी, ये वैल्यू एडेड मशीन्स पर ड्यूटी कम करनी पड़ेगी, ज़ीरो रेटेड करना पड़ेगा। तो ये पॉलिसीज बनी हैं। देखिए 2009-14 में जी टेक्सटाइल पॉलिसी बनी थी जी, और वो $180 बिलियन की 180 बिलियन रुपए की पॉलिसी थी। अच्छा, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सितंबर 2009 से TLTL देना शुरू किया जी, और 14 महीने में वो ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फर्दर नोटिफिकेशन इशू नहीं किया, जबकि वो टैक्सेस और वो चार्जेस जो है वो हुकूमत मुख्तलिफ शोबों से वसूल कर रही थी। और मज़ीद ये कि एक्सपोर्ट रिफाइनेंस सब्सिडी का कमिटमेंट किया है कि 5% से अबव जो होगा हुकूमत उसको कंपेंसेट करेगी, वो भी हुकूमत ने नहीं किया। टेक्सटाइल पॉलिसी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई 2009-14 की। उसके बाद 2014-19 की जो पॉलिसी आई, आपने DLTL को कन्वर्ट करके कर दिया कि जो चीज़ की 10% एक्सपोर्ट बढ़ेगी उसको ये मिलेगा रिवार्ड। तो हर एक की तो हर वक्त 10% एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, एक दफ़ा बढ़ेगी, दूसरी दफ़ा नहीं बढ़ेगी, तो वो तो उसका नहीं होगा। और दैट इज़ द कॉस्ट विच इज़ बीइंग सफर्ड बाय द एक्सपोर्टर्स।
तो ये मल्टीपल स्टेज पे हमारी इतने कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हैं कि सबसे ज़्यादा जिसका वैल्यूएशन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन है। अच्छा, कॉटन खरीदी तो उसका टर्नओवर टैक्स, कॉटन की खरीदी स्पिनर ने उसके ऊपर सेस, इस तरह उसकी वीविंग स्पिनिंग सबका टैक्स अक्यूमुलेट हो गए। कौन बेयर कर रहा है? वैल्यू एडेड गारमेंट अपैरल वाला। अच्छा, आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे कि भाई कितना टैक्स अक्यूमुलेट हो रहा है और उसको वापस कितना मिल रहा है। आप उसकी कैलकुलेशन करें, उसने आपने उसको आप वापस करें। 2007-8 के अंदर हुकूमत ने कैलकुलेशन की थी, एक वर्किंग भी बना ली थी। गारमेंट के ऊपर 9% उन्होंने प्लान किया था कि 9% गारमेंट के ऊपर ये उसका कंपनसेशन देंगे जी। लेकिन कोई वजूहत की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकी पॉलिसी। तो उसको देखें, जो हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के रिकॉर्ड पर है जी। 9% ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स, इट वाज डॉक्यूमेंटेड पेपर। लेकिन अगर उसमें आगे नहीं बढ़ी तो उसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, इस सिलसिले में सर एक आपने इस जवाब के दौरान आपने कॉटन का जिक्र किया जी। तो कॉटन का जो आपने जिक्र किया कि तो इसमें एक डिक्लाइन इन कॉटन प्रोडक्शन भी हुआ जी। और डिक्लाइन के अलावा एक और चीज़ ये हुई कि कॉटन, देखें पाकिस्तान इज़ 3rd लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री और उसके बावजूद भी हमको इंपोर्ट भी करना पड़ता है अक्सर। जी जी। तो कॉटन की प्रोडक्शन के लिए कोई टेक्सटाइल वालों ने या अप्रैल वालों ने कोई काम किया कि देखें अब जैसे टेक्सटाइल, ये कॉटन इज़ बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल, तो कॉटन की प्रोडक्शन यील्ड हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पड़ोसी अगर हम देख लें तो आधी है। तो और फिर दूसरी ये कि जितनी हमारी प्रोडक्शन है तो वो प्रोडक्शन तो हमारी ज़रूरत पहले पूरी होनी चाहिए। हम रॉ शेप में कॉटन को एक्सपोर्ट कर देते हैं और वही बांग्लादेश हमसे लेकर उसे फिनिश प्रोडक्ट करके हमारे ऊपर बैठ गया आकर। कॉटन की गारमेंट की एक्सपोर्ट बांग्लादेश ही हमसे ज़्यादा है जी। तो ये कॉटन की प्रोडक्शन पे कोई मैं तो आपको कमेंट करता हूँ। देखिए हमारी यहाँ जो सबसे ज़्यादा पेइंग कैश क्रॉप है, जॉब क्रिएटिंग है, वो है कॉटन। कॉटन में हम 1.5 करोड़ बेल्स पे हम पहुँच चुके थे, जो कि 170 पाउंड की बेल होती थी उस वक्त जी। और इंडिया की प्रोडक्शन जो थी वो 1 करोड़ गांठ थी, हमसे कम, 1/3 हमसे कम। आज हमारे यहाँ 95 लाख गांठ होती है 155 पाउंड की, और इंडिया जो है कम हो गया जी, वो भी कम होगा। और इंडिया 100 मिलियन बेल से 400 मिलियन बेल पे पहुंच गया है। उन्होंने एग्रीकल्चर पे भी रिसर्च करी और यील्ड पे भी काम किया, और सब काम करके दे आर फार अहेड ऑफ अस। हमारे पास सरप्लस ऑफ कॉटन का खतरा है, बहुत खतरा है। अच्छा। हमारे पास 20 लाख गांठ कॉटन जो है कम से कम रिजर्व रहने चाहिए फॉर दी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, नॉट फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। और कॉटन का की एक्सपोर्ट करना हमारे लिए जहर है, वो हमारा ब्लड है, यही मैं और ब्लड है। और दूसरा ये कि आप ये देखें कि आप अगर अपटमा ये कहती है कि कॉटन हम पे ड्यूटी न लगाएं, हमको 0 रेट पे दें, सही कहती है, उनको 0 रेट पे मिलनी चाहिए कॉटन। इसी तरीके से यार्न जो है पाकिस्तान में 0 रेट पे आना चाहिए, चाहे पॉलिस्टर यार्न हो या कॉटन यार्न हो, फ्रीली आना चाहिए, ताकि हमारी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रॉ मटेरियल्स मिले। देखिए दुनिया में जो जंगें हुई ना, वो जंगें थी, यूरोप की जो जंगें थी ना, वो रॉ मटेरियल की जंगें थी। पूरी उनकी जो कॉलोनीज थी, जो उनका एरिया डोमिनेट करते थे, वहाँ पे कॉटन, वहाँ पे ये रॉ मटेरियल्स की प्रोक्योरमेंट वहाँ से करते थे, और उनकी इंडस्ट्री वहाँ चलती थी, उनके ब्रांड्स वहाँ चलते थे, और इकोनॉमी में स्केल पे पहुंच के दुनिया भर से ला करके उन्होंने प्रोडक्शन करी अपने यहाँ। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ कॉटन का एक्सपोर्ट करना ये जहर होना चाहिए, और कॉटन की, और हमारी कॉटन की जो यील्ड और एरिया लेस हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, भाई ये किस पे क्या हुआ। देखें आपके पास तो मैं समझता हूँ कि 4-5 प्लेटफॉर्म्स हैं। आप पाकिस्तान अपैरल फोरम के भी सरबराही कर चुके हैं जी। आप प्रिगमिया पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से भी वाबस्ता रहे हैं, आप पाकिस्तान स्वेटर्स एंड नेटवेयर से भी रहे हैं, PHMA यानी पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के भी आप सरबराही कर चुके हैं। तो आपके इतने सारे प्लेटफॉर्म ने मिलकर कोई आवाज़ सब किया, सब प्रेजेंटेशन दी, बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारे पैसे इतने इकट्ठे हो गए हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ गई है, डिफ़िकल्टीज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई हैं, इसको ठीक करें। अब मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त जो है उन चीज़ों को देखे समझे, ये जो है सब जो सुन रहे होंगे अरबाब इक़्तिदार भी, कि भाई देखें। और यही एक एरिया है जो आपकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को आगे लेके जाएगा, और आपकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लीड करेंगी कि टुवर्ड्स अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब आपके पास
शुगर भी बेइंतहा है ज़्यादा, जी। जो आप सब्सिडाइज करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। जी। आपके पास दूध भी है, आपके पास सब चीज़ें हैं, तो आप उसकी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करें, चॉकलेट एक्सपोर्ट करें, आप कैंडीज एक्सपोर्ट करें, बढ़ाएं उसमें। आपका ये रॉ चीज़ कोई भी जाना, चाहे शुगर हो, जी, चाहे वीट हो, बिल्कुल। ये हमारे लिए वो है शर्मिंदगी का बायस है। आप स्टोर्स में जाएं, दुनिया के सब स्टोर्स में आपको राइस की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मिलेंगी, दूध की मिलेंगी, शुगर की मिलेंगी और वीट की मिलेंगी। आप एक मिसाल ले लें वीटाबिक्स की। वीटाबिक्स आप ले जा करके उठा के उसको वेट करें कि उसके इंग्रेडिएंट्स देखें और उसकी सेलिंग प्राइस देखें स्टोर में क्या है। तो आजकल दुनिया जो है ना वो वैल्यू एडिशन की है और इसका डिक्टेशन दे रहा है हमको हमारा कस्टमर। देखिए ये तरबूज पैदा होता है ना, ये गोल होता है, होना भी यही चाहिए। नहीं गोल होता है ना, लेकिन बायर कह रहा है कि इसको आप स्क्वायर में प्रोड्यूस करें ताकि हमारी स्टैकिंग सही हो। तो यू हैव टू टेक केयर। आपने आम पे हुआ, आप क्या आपने पैकिंग सही करी, आप क्या उसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई। देखिए ना, तो ये चीज़ें पैकेजिंग पर आपसे बात करूंगा इस सिलसिले में। नकी बारी साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है और जारी रहेगा इंशाल्लाह अभी वक्फे के बाद। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। हम नकी बारी साहब से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुश आमदेद। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा जनाब नकीब बारी साहब के साथ। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान अपैरल फोरम के, हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के और टेक्सटाइल के पाकिस्तान में सबसे पुराना नाम। नकीब बारी साहब, पैकेजिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक चीज़ अभी नई हमने देखी है और जिसका अच्छा नतीजा भी हमारे सामने आया है कि इस साल के सीज़न में मैंगो की एक्सपोर्ट में इजाफ़ा हुआ है। और उस मैंगो की एक्सपोर्ट में इजाफ़ा जो हुआ है उसकी वजह यह है कि इसकी पैकेजिंग वो पुराने स्टाइल की लकड़ी की पेटियों से निकल कर एक बड़े अच्छे कार्टन्स में पैकेजिंग हुई है इसकी, तो जिससे इसके प्रिजर्वेशन में भी फ़ायदा हुआ है और एंड डेस्टिनेशन पर भी ये सही हालत में पहुँचे हैं। तो पैकेजिंग ने एक एक्सपोर्ट को सहारा दिया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पैकेजिंग और पैकेजिंग मटीरियल का कितना बड़ा अमल दखल है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जनाब अतर साहब। पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और पैकेजिंग ऑफ द गुड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल के ज़माने में पैकेजिंग बिकती है, माल की बात उसके बाद आती है। ग्राहक पहले पैकेजिंग देखता है, फिर माल वो ख़रीदता है। तो पैकेजिंग जो है इज़ द की। और अगर हुकूमत ने जो SRO 491 जारी किया है उसके अंदर उन्होंने ज़ीरो रेटिंग का उसमें एक्सक्लूडिंग पैकेजिंग लिखा है। उसकी करेक्शन कर रहे हैं, वो एनोमली है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगी वो पैकिंग से होगी। आजकल सिलाई का धागा बिकता ना, तो उसमें इतना सा धागा होता है जी, लेकिन उसकी घाघ जो है वो छोटे से इस्तेमाल के लिए लेता है, तो उसके साथ पैकिंग बिकती है। पैकिंग के साथ उसके साथ सुई भी बिकती है, उसके साथ बटन भी बिकता है। जी, जी। तो ये चीज़ें ऐसी है कि है धागा लेकिन उसके साथ पैकेज बिक रहा है। तो पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए दुनिया में जो रिटेल स्टोर हैं वो डोमिनेट करते हैं। वो अगर गौर से कहते हैं कि आप जो ये तरबूज हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये स्क्वायर हमें तरबूज चाहिए ताकि हमारी स्टैकिंग जो है सही हो जाए। एंड दिस इज़ हैपनिंग। जी, ये गालिबन जापान ने इंडिया से कीनू मंगाया, उन्होंने कहा कि क्यूबिकल शेप में कीनू चाहिए हमें। जी। तो अब देखिए ये जो है दुनिया में पैकेजिंग, ब्रांड और शेल्फ पे रेडीली अवेलेबल सही हालत में माल जो है बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपको अगर आप फर्स्ट कीजिए, आप डेट्स बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब ग्राहक अपने घर लेके जाए तो उसको उस कंडीशन में माल मिले कि वो यूज़ करके उसको शिकायत ना हो आखिरी खजूर तक। इसी तरीके से पैकेजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग पहले बिकती है, माल बाद में बिकता है। ग्राहक उसको बाद में देखता है कि भाई इसके अंदर मटेरियल भी सही हो। ये नहीं कि उसके मतलब आप पैकेजिंग करके उसको छुपा दें, ऐप छुपा दें, ऐसा नहीं है। तो पैकेजिंग पे जितनी भी कॉस्ट है एक्सपोर्टर्स की, वो उनको एज इट इज़ एक्चुअल पे वापस मिलनी चाहिए, या SRO ऐसा होना चाहिए ज़ीरो रेटेड हो, या उसको कंपनसेशन हुकूमत एक जनरल SRO से कर दे, ताकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैकेजिंग को हम अवॉइड नहीं कर सकते और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे मैं आपके कमेंट से आऊँगा कि देखें 2009-14 की जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनी थी वो तो जिस हालत में भी गुजर गई, पुराना हिस्ट्री हो गई है, वो नहीं हुआ उस पर कोई भी काम। जी।
लेकिन 2014 और 19 का तो अभी मौजूदा इन्फोर्स्ड है सर। 2 साल हो गए इस पॉलिसी को आए हुए जी। 2014 जी 14-19 जी। उसमें 2 साल हो गए। उसमें उन्होंने सबसे बड़ी कोताही गलती ये करी कि DLTL को कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कि ये रिवार्ड की शक्ल में मिलेगा आपको। अच्छा। भाई दैट इज एक्चुअल कॉस्ट विच एक्सपोर्टर्स आर बियरिंग। आपको रिवार्ड देना है अलग से नहीं। आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? DLT, ड्रॉबैक ऑफ लोकल टैक्सेस एंड लीवीज। अच्छा। ड्रॉबैक ऑफ लोकल टैक्सेस एंड लीवीज जी। तो वो आपको देना है, वो आप दें, हमारा हक है जी। हमारी कॉस्ट को ठीक करेगा। अदरवाइज हमें अभी इंडिया ने भी एक पैकेज अनाउंस किया है, 74,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ लोगों को जॉब, सारी जो लेबर की जो लीवीज हैं वो सब उन्होंने अपने ऊपर ली है, वो देंगे। और लेबर को 70% वुमेन जो है उनको उनके लिए जॉब क्रिएट होगी 1 करोड़ लोगों की 3 साल में। आप इमेजिन करें जी। तो हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम दुनिया, हमारे पड़ोस में दुबई में, शारजा में, अलैन में, रासल खैमा में इंडस्ट्री लग रही हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। अच्छा जी, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। हमारे यहाँ हर साल प्रॉपर्टी टैक्स के लिए एक नया लोग आते हैं कि जी लो जी अब आपकी रिवैल्यूएशन करा, अब आप इसकी रिवैल्यूएशन करें। तो कम से कम इंडस्ट्री को तो प्रॉपर्टी टैक्स से रिलैक्सेशन दें, वो इनकी मुश्किलात से बचे, इनके लिए हर्डल क्रिएट ना करें। तो बड़ा ज़रूरी है इसका तो ये आपका कहने का मतलब है कि ये टेक्सटाइल पॉलिसी जो 2014-19 की है ये अभी तक इन्फोर्स नहीं हुई? नहीं, अब ये पॉलिसी रिवाइज होनी चाहिए इन व्यू ऑफ द इंडियन पैकेज ऑन दी वैल्यू एडेड गारमेंट्स एंड अपैरल्स। ये ज़रूरी है, इसको फौरी तौर से हुकूमत वो रिवाइज करे। वी हैव टू बी एट पार विद अदर्स। वी हैव टू बी एट पार एंड वी आर बिहाइंड। वी हैव टू कैच द टाइम लॉस्ट। जो बिजनेस निकल गया हाथ से वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्रूशियल हो गया है। अच्छा, इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि हमने माजी करीब में बहुत सारे अपने ऑर्डर्स लॉस किए हैं अड़ोस पड़ोस के मालिक के लिए। अब हमारे बराबर देखें, हम बात करते हैं हमेशा चाइना और इंडिया की और बांग्लादेश की। बांग्लादेश तो खैर टेक्सटाइल में नहीं, रेडीमेड गारमेंट में, वैल्यू एडेड में है, राइट जी। वहाँ पर तो कॉटन प्रोड्यूस होती नहीं। तो हम इंडिया से सबसे बड़ा करते हैं। अब चाइना ग्रेजुअली टेक्सटाइल से पुल आउट हो रहा है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने इतनी कैश नहीं की जितनी इंडिया ने कर ली। तो हमने वी हैव लॉस्ट। अब हमारे सामने कंबोडिया और वियतनाम भी आकर खड़ा हो गया टेक्सटाइल सेक्टर में जी। तो इस पर आपके क्या कमेंट? सर ये देखिए, ये इंटरनेशनल गेम प्लान्स हैं जी कि अपने कस्टमर्स को दुनिया से जो सस्ता माल मिल रहा है वहाँ से वो बनवा के अपने रिटेल में उनको प्रोवाइड करें। तभी तो हमारे लोगों ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया जी जी। और दूसरी बात ये, अपनी अभी आज भी आप जाके अमेरिका में टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाएं, इट इज़ ईजी। आप बटन स्विच ऑन करें और फैक्ट्री रन होकर के आप प्रोडक्ट रेडी टू प्रोड्यूस है। अमेरिका में भी जी। अमेरिका भी अब वो नहीं है, अमेरिका भी अपनी एक तो इकोनॉमी ऑफ स्केल है उनके कॉटन की प्रोडक्शन का। कैसे वो हमारी प्राइस पे कॉम्पीट करके हमको कॉटन एक्सपोर्ट कर देते हैं। आप तो कितनी कॉटन आती है वहाँ से अमेरिकन, तो प्रोड्यूस होती है ना वहाँ पर, लो कॉस्ट प्रोड्यूस होती है ना, कॉम्पिटिशन हो है ना। तो आप ये देखें कि मास प्रोडक्शन जो है, इकोनॉमी ऑफ स्केल इज़ द की। तो हमें अप्रैल शुड बी अवर टारगेट। ठीक है, टॉवल और बेडशीट जो है कि सबसे ज़्यादा अहम और भी अहम है वो अप्रैल और वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इज़ द की। अगर वैल्यू एडिशन की तरफ हम नहीं जाएंगे तो अप्रैल शुड बी ऑल्सो अवर टारगेट कि हम अप्रैल प्रोड्यूस करें। देखें, अप्रैल शुड बी अवर टारगेट। आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट जी। लेकिन एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखिए ना, हर चीज़ अब हुकूमत पर हम नहीं डाल सकते, हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ करना पड़ेगा। अब मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि सर दुनिया भर के लिए अच्छे अच्छे ब्रांड्स, तो आपका ताल्लुक तो रेडीमेड गारमेंट से भी है, होजरी से भी है, पाकिस्तान अप्रैल फोरम से भी है, स्वेटर्स निटवेयर एसोसिएशन से भी है, ये सारे वैल्यू एडेड सेक्टर्स हैं और ये आप माशाल्लाह से सबकी कमांड भी कर चुके हैं। ये पाकिस्तान अप्रैल फोरम गालबन वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंडर सारे ही आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा मौजूद शख्सियत हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए जी। अब मैं आपसे अगर ये सवाल करूँ कि सर आप लोग पाकिस्तान का मफाद पहले देख रहे हैं या दूसरे लोगों का जो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं? मिसाल के तौर पर डेनिम पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन डेनिम के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो जीन्स की शक्ल में है वो बाहर के ब्रांड्स हैं, बनते आपके मुल्क में, लेबर आपके मुल्क का है, फैक्ट्री आपके मुल्क में है, लेकिन दुनिया के टॉप ब्रांड्स, अब मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा,
जीन्स के 2 ब्रांड्स पाकिस्तान में बनते हैं, टी शर्ट्स बड़े मशहूर ब्रांड्स, स्पोर्ट्स गारमेंट्स वो पाकिस्तान में बनते हैं, ब्रांड दूसरे हैं। तो क्या पाकिस्तान में आप लोगों ने अपनी ब्रांडिंग को डेवलप करने के लिए कोई कोशिश नहीं की? ये तो प्राइवेट सेक्टर करेगा ना सर, ये तो गवर्नमेंट नहीं करेगी। बिल्कुल ये काम प्राइवेट सेक्टर का है एंड दे आर डूइंग इट, लेकिन इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ईयर्स। यस, इट इज़ ए, अगर आप मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें से 5% 10% आप ब्रांडेड कर सकते हैं, और आपकी ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में आपको सालों चाहिए। देखिए आपके साल होंगे, आपके चाय बिकती है, एक ब्रांड पाकिस्तान का ही बिकता है जी, ठीक है, एक ब्रांड पाकिस्तान का ही बिकता है, उसने अपनी पोजीशन बनाई, लेकिन उसने कब से शुरू करी पोजीशन? आज से 50 साल पहले से, जब पैकेट्स के अंदर वो चाय बेचते थे। ठीक है ना। तो इसके लिए आप जो सर्वाइविंग एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ खड़े हों कि आपके ब्रांड को बेचने में, आपको अपने ब्रांडिंग करने में क्या क्या मुश्किलात हैं, और जो मुश्किलात हैं वो हमारी रोज़ हल करें, क्योंकि हमारा भी टारगेट यही है, हमारा ब्रांड दुनिया में बिकेगा। सबसे पहले किसी भी मैन्युफैक्चरर की ख्वाहिश होती है कि मेरा ब्रांड वहाँ पे जाके बिक रहा हो, मेरा मेड इन पाकिस्तान बिक रहा हो, आलीशान पाकिस्तान बिक रहा हो। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए हमारी जो TDAP है और हमारी हुकूमत के इदारे हैं उनको हमारी मुश्किलात को हल करना चाहिए, हमसे कोऑपरेट करना चाहिए। किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि मेरा ब्रांड ना बिके? बिल्कुल मेरी ख्वाहिश होगी मेरा ब्रांड बिके, लेकिन वो हमारी जो मुश्किलात हैं वो ग्रेजुअली हल होंगी। आज से 50-40 साल पहले हम टॉवल की एक्सपोर्ट नहीं जानते थे जी, लेकिन टॉवल की एक्सपोर्ट हमारी यहाँ ग्रो हुई बिकॉज ऑफ दी कोटा की वजह से। वो लिमिटेड लोगों के पास वो उनका उस काम में उन्होंने तवज्जो करी और उन्हें काम हुआ। अच्छा सर, मैं यहीं पर आपको इंटरप्ट करके पूछूंगा कि देखें एक मुहावरा है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस फ्रॉम सिंगल स्टेप। जी, तो वो सिंगल स्टेप उठेगा तो फिर काम होगा। तो कोई इस तरह का सिंगल स्टेप उठा है ब्रांडिंग की तरफ? जी, ठीक है, आज नहीं होगा, 2030 में होगा, 2040 में होगा, 2050 में होगा। जी 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 बिल्कुल। हमने इस पे काम कर रहे हैं। हमने अपना ऑफिस न्यूयॉर्क में भी खोला हुआ है ताकि हमारा ग्राहक जो है वो पाकिस्तान नहीं आती, परसेप्शन पाकिस्तान का इसको मुश्किल है। तो हमने कहा अच्छा आप नहीं आते, हम खुद वहाँ बैठ करके आपसे मीटिंग करेंगे, बैठ करके हल करेंगे मसले को, और आपकी कोई हम अपनी ज़बान में अपना नाम, लिबासियत, पहनावा, दिखावा, पोशाक, देखिए ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ उस कंट्री के जो मार्केटिंग लोग हैं वो एडवाइस करेंगे। वी विल नॉट डू इट आवरसेल्व्स। हम कहेंगे आपका मशवरा क्या है, आप मार्केटिंग के लोग हैं, डिज़ाइनर्स हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट। तो ये चीज़ें एक कंसल्टेशन से होती हैं, और उसके ऊपर मुसलसल अपना खून पिलाना पड़ता है, नस्लों को पिलाना पड़ता है। बिल्कुल। और मैं आपको इस रेफरेंस से बताऊं, हमारा काम था पहले सिलाई के धागे का। और हमारा सिलाई का धागा जो है पाकिस्तान में मशहूर ब्रांड था, और मशहूर ब्रांड होने के साथ वो हमारा माल जो है वो ईरान तक जाता था। अच्छा। लेकिन अयूब खान के ज़माने में जब अच्छी ट्रेड पॉलिसीज़ आई, इंटरेस्टिंग पॉलिसीज़ आई, तो हमारा एक्सपोर्ट की तरफ रुझान बढ़ा, और हम एक्सपोर्ट में ज़ीरो से हम टॉप नंबर पे स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी थ्रेड के एक्सपोर्टर हो गए थे, और इटली का सारा बिजनेस वो हमारे पास आ गया था। अच्छा। लेकिन एक गलती की वजह से जो कॉटन यार्न पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, और जो कि 25% थी, तो वैल्यू एडेड पे वो हो गई 33%। अच्छा। तो वो 2 साल में पूरा बिजनेस, सारा ब्रांडिंग ख़त्म होकर के सारा बिजनेस चला गया चाइना, बिकॉज चाइना वाज प्रोड्यूसिंग अंडर वन ब्रांड एंड वी वर 45 एक्सपोर्टर्स सेलिंग अवर ओन इंडिपेंडेंट ब्रांड्स। तो ये हमारे लिए हमें देखना चाहिए कि जो ब्रांड इस्टेब्लिश हो रहा है उसका रोज़ पूछें भाई आपको क्या मुश्किल क्या है। आप रोज़ाना बेटा कमा के नहीं लाएगा तो बेटा तुम्हारी तबीयत सही है, आज क्यों नहीं जा रहे काम पर, आज क्यों नहीं आ रही, अगर वहीं से वो कमा के नहीं लाएगा, खर्चा नहीं लाएगा, तो आपका घर मुश्किल में होगा ना। बिल्कुल। तो आपको सेहतमंद रख के उसको भेजना है दुनिया में। बिल्कुल। तो ये हुकूमत का काम है। देखिए, और ट्रेड पॉलिसीज़ में जो है वो 2016-21 की नई बनाए। अच्छा। 2016-21 की नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाए। टेक्सटाइल मिनिस्टर, टेक्सटाइल पॉलिसी जब बनती है तो क्या टेक्सटाइल से रिलेटेड लोगों को शामिल नहीं किया जाता? सर बात ये जो कुछ हो गया ना, आप शामिल करें, अब लें उनसे मशवरे लें और जल्दी करें। चंद महीनों के अंदर ये नई टेक्सटाइल पॉलिसी आनी चाहिए। टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं है जी, टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं है जो हमारी जगहवाली करे। 50% 60% एम्प्लॉयमेंट यहाँ से है, और ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। मिनिस्टर तो फॉरेन अफेयर्स का भी नहीं है। देखिए सर, देखिए ये बातें जो है पॉलिटिकल बातें जो है ये हुकूमत समझे, लेकिन तिजारत की तरीके से डील करें। ये तिजारत है, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव नहीं करेंगे। इसमें हमने जो कुछ करा है उसको बचाएं। आज वो भी अपना भी कह रही है कि दिस इज़ अ डाइंग इंडस्ट्री, रोज़ाना एक बंद हो रहा है। तो जो बंद हो चुके उनके भी पैसे आपका बाकी हैं। उनके अकाउंट में जब चेक गए पिछले
जो आपने दी है, तो मालूम हो जी वो भी डिसऑनर। प्राइम बैंक जो है ABN एमरो हो गया, ABN एमरो से वो फैसल बैंक हो गया, नहीं वो पैसे वैसे उन बेचारों को मिले ही नहीं। ठीक है, उन बेचारों को मिले ही नहीं पैसे वो। अच्छा सर, आपका एक एक्सपोर्ट का एक सेक्टर टावल्स का भी है, टावल्स एंड बाथरूम। जी जी। और टावल्स में भी बहुत बड़े वैल्यू एडिशन की गुंजाइश है, राइट? तो इसकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है पिछले 1-2 साल में, और ये डिक्लाइंस के मेरे पास तो फिगर्स भी मौजूद हैं। क्या वजूहत हैं इसकी? वजूहत ये हैं कि हमारे कंपटीशन जो है दे हैव कम अप विद हाई टेक्नोलॉजी, और वो हाई टेक्नोलॉजी में आ गए तो हमारे पास वो बिजनेस बच रहा है जो लो टेक्नोलॉजी वाला है। अच्छा, तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट और हुकूमत की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पहले होती थी बहुत, आज जब एग्रीकल्चर वो होता था, IDB भी होता था और पिकिंग होता था, वो उनका काम ही ये था कि उनको वो उन बैंकों का काम ये था कि उनको लॉन्ग टर्म सपोर्ट अलग मिलती थी और शॉर्ट टर्म सपोर्ट। अब शॉर्ट टर्म सपोर्ट की मैं बात करता हूँ अभी आपसे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वैल्यू एडिशन के लिए आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट अपैरल को दें, होम टेक्सटाइल की वैल्यू एडिशन को दें, और होम टेक्सटाइल की वैल्यू एडिशन के साथ उनको सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट रिफाइनेंस के रेट जो है उसको कम करके 2% करें वैल्यू एडेड पे, और ज़ीरो पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दें। फाइनेंस का भी तो एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। जी जी एक्सपोर्ट जी। अब देखिए ना, दुनिया में पैसा उनके पास बहुत ही लो कॉस्ट पे उनके पास पड़े हुए, विच दे वांट टू इन्वेस्ट और दे वांट टू यूज़ इट। हमारे यहाँ भी पैसे हैं, पैसा बहुत है बैंकों में भी, लेकिन उसको आप इंडस्ट्री की तरफ मोबिलाइज करें और इसको एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रेट को आप इसको 2% पे लेकर आएँ। विद ए जो बैंक्स का जो वो है जो गैप है शुड बी 1%। हुकूमत उसको सपोर्ट करे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग तो बजाते खुद मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं जी, राइट? अपने लिए करते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए करते हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत सारे लोगों की रोज़गार का भी वसीला बनाया है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तो एक आपने काम कर दिया, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए ये काम को छोड़ने के लिए कोई इस तरह के प्लान पर आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जो जिसके आप करते धरता हैं, कोई ऐसे काम किया है कि न्यू एंट्रेंट्स को इसमें लाया जाए इस सेक्टर में, या सिर्फ कॉम्पिटिटर डेवलप हो जाएगा, छोड़ो लिहाजा नहीं सिखाते? कोई यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपका इस तरह का एग्रीमेंट है, कोई इस तरह से है इदारा कि नए लोगों को लाकर उनको ये काम सिखाएं और उनको ये काम कराएं, SME से बात करके, उनको फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट करके? जी बिल्कुल। आज से 10 साल पहले बहुत लोग बड़े एक्सपोर्टर्स के वेंडर थे जो उनको वो माल बना के देते थे रेडी टू शिप। वो सब एलिमिनेट हो गए, रिड्यूस हो गए, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग भी वहीं पे जाके बर्डन हो रही है जो कि बड़ा एक्सपोर्टर है, बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो इसको उनको भी बिल्कुल हर स्टेज पे फैसिलिटेट करें ताकि एज ए वेंडर वो हमारे लिए काम करें और ग्रो हों। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है, कि एक चीज़ हम देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से कुछ एक्सपोर्ट्स के कहते हैं कि हमारी क्वांटिटी में तो इजाफा हुआ है लेकिन वॉल्यूम अमाउंट में इजाफा नहीं हुआ, तो हम माल ज़्यादा भेज रहे हैं, पैसा कम कमा रहे हैं, तो इसको हम क्या समझें? देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपको कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज भी हैं, और हमारे कंपटीशन ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई कर लिया है, और इसमें अपग्रेडेशन होना भी ज़रूरी है, और उनके ऊपर टैक्स, जो वेंडर्स हों हमारे, उनके ऊपर टैक्स के बर्डन ज़ीरो हो, जैसे एक्सपोर्टर के ऊपर ज़ीरो हो, उनके भी बर्डन ज़ीरो हो, ताकि वो हमको माल बना करके सही कॉस्ट पे शिपमेंट बना के दे दें। क्योंकि हमें भी अपना, हम सब पूरा नहीं कर सकते, वी नीड मे बी 100 वेंडर्स कि ऑर्डर ला करके उनको पास करें, वो बनाएं, रेडी करके शिपमेंट करें, इंस्पेक्शन करें, माल चला जाए। तो ये दिस इज़ ए बिजनेस ऑफ वेंडर इंडस्ट्री ऑल्सो। एक बड़ा मैन्युफैक्चरर हो, उसके 100 छोटे मैन्युफैक्चरर हों जो उसको जा कर के माल बना के दे रहे हों, कपड़ा बनाने वाले कपड़ा बना रहे हों, डाइंग करने वाले डाइंग कर रहे हों, और सब टैक्स के बर्डन से फ्री हों, डिफ़िकल्टीज़ के बर्डन से फ्री हों, ईजी टू डू बिजनेस हो। तो ये नकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मुफीद मालूमात आपसे हासिल हुई, और यकीनन अरबाब इख्तियार भी सुन रहे होंगे आपकी बातचीत, और इस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लें। नाज़रीन, आप सुन रहे थे बातचीत नकी बारी साहब की। नकी बारी साहब का तारुफ तो मैं प्रोग्राम के शुरू में करा चुका हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर के वैल्यू एडिशन सेक्टर में ये बड़ा जाना पहचाना नाम है, बहुत पुराना नाम है, और आपके तजुर्बे के और आपके काम को हम कदर की निगाह से देखते हैं, और बस उम्मीद यही करते हैं कि जो मसाइल पर आपने रोशनी डाली है
इनका किसी ना किसी तरह से हेल्प पहुँचे, ये हमारे आपके हमारे आने वाली नस्लों के इंटरेस्ट में है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नकी भाई साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। नाज़रीन वेलकम सर। हम नाज़रीन इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।